हमारा जो एम है, हमें इसे पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस बनानी है, हाँ। ऑन फील्ड हम यूज कर सकें। एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनका रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क कहीं ज्यादा है हमसे। बेसिकली ये डिटेक्ट करता है कि हाँ कहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रही है, रैपिडली अच्छा। डिवेलप है, तो देन इट हिट्स दो सेल्स। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम कैसे डोज को ऑप्टिमाइज करने के बाद इसको कैसे मिटिगेट करें, इसके साइड इफेक्ट्स को। इसको अब हम चाह रहे हैं कि हम प्राइमेट्स में भी, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में चेक करें, बिकॉज इट इज मोर क्लोजर टू ह्यूमन। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप की नई सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है साइंस वाला। साइंस वाला में हम साइंस की फील्ड के नए नए लोगों से आपको मिलाते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी दुनिया में झांकने का मौका देते हैं। हम भी खुद भी झांक कर देखते हैं। आज हमारे साथ मार्शलीन यादव हैं। ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में काम कर रही हैं, साइंटिस्ट हैं ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो इनसे बात करने का मौका ऐसे पड़ा कि 3 आर्टिकल दिखे हमें, और एक यूरेक अलर्ट में है, एक साइंस मैगजीन में है, और एक इसी मेथड को लैंसेट ने भी प्रकाशित किया है। तो हम वो आपको पढ़ के सुना देते हैं, फिर हम इनसे आगे बात करेंगे। तो उसकी जो हेडिंग है वो यूरेक अलर्ट में लिखा है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की तरफ से कि अ रैपिड फिंगर ब्लड टेस्ट क्विकली एस्टिमेट्स रेडिएशन एक्सपोजर इन माइस। इसी चीज को साइंस मैगजीन में लिखा गया है, 2 mRNA बेस्ड फिंगर स्टिक ऐसे फॉर एस्टिमेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड आयनाइजिंग रेडिएशन डोज। और इन दोनों आर्टिकल्स के आगे जो नाम लिखा गया है, पहला नाम वो मार्शलीन का है। तो हम मार्शलीन से समझना चाहते हैं कि ये क्या है और ये कौन सा नया टेस्ट इन्होंने इजाद किया है अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ। तो मार्शलीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मार्शलीन हमें ये बताइए कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या होती है, बेसिकली ऑन्कोलॉजी क्या होती है। So oncology is a study of understanding the cancer and how we can treat. Uh, so oncology basically oncogenes से derived हुआ है। oncogenes cancer genes होते हैं जो कि normally वो suppressed होते हैं body में, but some कुछ environmental stimuli या genetic stimulation की वजह से वो कभी-कभी activate हो जाते हैं। और इस सडन एक्टिवेशन की वजह से वो एक अनकंट्रोल ग्रोथ बॉडी में क्रिएट कर देते हैं, जो कि ट्यूमर फॉर्म करने लगता है, और इस तरह से कैंसर, डिफॉर्मिटी, ये सब आने लगती हैं बॉडी में, डायग्नोस होती हैं। तो ये एक इसकी स्टडी में आप ब्लड कैंसर भी स्टडी करते हैं और सॉलिड ट्यूमर स्टडी भी करते हैं। तो ये बेसिकली ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। अच्छा, एक चीज तो जैसे मुझे यही समझ में आई कि जैसे ये बेसिकली कैंसर की पढ़ाई होती है, राइट। जी। तो मुझे लगता था कि कैंसरोलॉजी क्यों नहीं बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी क्यों बोलते हैं। तो अभी आपने बताया कि ऑन्कोजीन्स होती हैं जिनके कारण, जो कैंसर का कारण होती हैं, और वहां से टर्म आया है ऑन्कोलॉजी। जी। तो इसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आप काम कर रही हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी क्या होती है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल फील्ड है, जिसमें रेडिएशन को एक कंट्रोल वे में यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्लड कैंसर या सॉलिड ट्यूमर में रेडिएशन से की डोजेस दी जाती हैं। हाँ। तो वो टारगेटेड थेरेपीज होती हैं, उसमें ये कैंसर सेल्स को किल करता है। ये क्या करता है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है बेसिकली, और आयनाइजिंग रेडिएशन, ये जब भी आप बॉडी में को एक्सपोज करते हैं टारगेटेड एरिया में, तो वो डीएनए डैमेज कॉज करता है। ये डीएनए डैमेज क्या करता है आगे जाके, इसकी वजह से ब्रेक्स आते हैं, जो कि अगर रिपेयर नहीं होंगे तो ये फिर सेल डेथ या जो आपकी कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं। अच्छा। और जी, तो इस तरह से ये रेडिएशन को टेम करके, या कह लीजिए उनकी डोजेस को कंट्रोल करके बॉडी में डिलीवर की जाती है। तो ये जैसे कि कीमोथेरेपी में आपने सुना होगा कि ड्रग्स देते हैं, स्पेशलाइज्ड मेडिसिन होती हैं, उनको दिया जाता है। उनके भी पूरे रेजिमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, पूरी इट्स अ वेल प्लान्ड रेजिमेंट। इसमें रेडिएशन थेरेपी में भी हम वही करते हैं। रेडिएशन को देने के लिए पहले कंडीशन ऑप्टिमाइज की जाती है, उसके लिए बहुत सारे डोजीमेट्रिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, जो कि रेडिएशन डोज कितनी देनी है, किस इंटेंसिटी से देनी है, ये पूरा पहले पेशेंट की स्टडी करते हैं कि वो कितना टॉलरेट कर पाएगा। एज,
बाकी अदर कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उनको भी स्टडी करते हैं, सो दैट ये उसके लिए हानि पेशेंट के लिए हार्मफुल ना हो। तो अच्छा, तो ये सब तो मतलब ज्यादातर लोगों ने ये सुना ही होगा कि कैंसर के इलाज में रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, और मुझे अब जहां तक समझ में आ रहा है कि जो ऑन्कोजीन्स जो जिम्मेदार होती हैं उससे जी रिलेटेड कोई डीएनए, मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि उससे रिलेटेड जो डीएनएज होंगे उनको जी वो रेडिएशन डायरेक्ट अफेक्ट करता होगा, और फिर उससे जो ग्रोथ कॉज होती है कैंसर की ट्यूमर की, वो वहां पे जी। फर्क पड़ता होगा। क्या हाँ मैं ठीक यहाँ पे, समझ जी जी, यहाँ पे आपने हाँ सही समझा। यहाँ पे एक बात है कि रेडिएशन भी जब देते हैं हम, टारगेटेड रेडिएशन देते हैं, तो जी? कैंसर सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनमें ग्रोथ प्रॉपर्टी होती है, दे दे हैव अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो ये रैपिडली डिवाइड होती है, और रेडिएशन भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को ही टारगेट करता है। इनकी एक सेल साइकिल होती है बेसिकली, अगर आप पढ़े तो उसमें एक फेज होती है सेल साइकिल में, G2M फेज। रेडिएशन, वो G2M फेज रेडिएशन के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये बेसिकली डिटेक्ट करता है कि हाँ कहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रही है, रैपिडली अच्छा, डिवाइड, तो देन इट हिट्स दो सेल्स। तो उस तरीके से वो टारगेट करता है रेडिएशन उन पर्टिकुलर सेल्स को, नहीं तो ये भी हो सकता था कि जो हमारे स्वस्थ सेल्स हैं उन पे भी जी वो रेडिएशन असर डाल सकता था, लेकिन उस रेडिएशन को इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि किया वो जाता है, जो रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स हैं उन्हीं पे अपना असर दिखाए। एग्जैक्टली। तो उससे और पहले भी जी, रेडिएशन के कुछ खतरे भी हो सकते हैं मार्शलिन, मतलब हाँ जब, जी जी। इसमें है कि अभी मैंने बोला कि वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट करता है। तो कैंसर तो उसका प्राइम टारगेट है, बट क्या होता है कि एक ट्यूमर कहीं भी फॉर्म होगा या ब्लड कैंसर, तो उसमें जो नॉर्मल सेल्स है, हेल्दी सेल्स है, बेसिकली जो सराउंडिंग टिश्यूज है, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, और हम्म, उनमें फिर एक डिलेड इफेक्ट रेडिएशन के भी दिखते हैं। तो फिर वो रैपिड नहीं होते, वो इमीडिएटली डायग्नोस नहीं होते हैं। वो पेशेंट की ट्रीटमेंट हो गया, उसको कैंसर फ्री भी हो गया, बट देन लेटर ऑन उसको 2-3 साल बाद पता चलता है कि उसमें कुछ, जिस जगह पे टारगेट किया जाता है रेडिएशन से, वहां पे कुछ इश्यूज आने लगे। वो बेसिकली फाइब्रोसिस इस तरह की कंडीशन क्रिएट करता है, तो इससे एजिंग भी एक्सेलरेट हो जाती है। सेल डेथ की नेचुरल जो नॉर्मल सेल्स हैं वो भी अफेक्ट होती है इसमें। तो क्या ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि कैसे मतलब रेडिएशन एक्सपोज किया जाए, लेकिन वो स्वस्थ सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए और वो किसी तरीके का साइड इफेक्ट कॉज ना करे? क्या ये सबसे बड़ी चुनौती होती है आप लोगों के लिए? ये जी, ये इनफैक्ट सबसे बड़ी चुनौती है क्लिनिक से। डोजिंग तो ठीक है, डोजिंग ऑप्टिमाइज हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसके क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं ईयर बाय ईयर, तो हम्म, उसकी स्टडी भी हम लोग यहाँ पे करते हैं रिसर्च में। तो एज अ रिसर्चर हमारा तो यही काम है कि हम ये देखते हैं कि उसमें हम डिलेड इफेक्ट्स को कैसे डिटेक्ट कर सके अर्ली, या इस अर्ली प्रिडिक्शन कर सके कि हाँ भाई इस पेशेंट को ये डोज मिली है रेडिएशन की। हम्म, अब इसके अगर हम इसके कुछ मॉलिक्यूल्स स्टडी कर लें, कुछ सर्कुलेटिंग मॉलिक्यूल्स या ब्लड से, जो कि मिनिमली इन्वेसिव माना जाता है, उससे अगर हम कुछ डायग्नोस कर सके, कुछ सिग्नेचर कि हाँ इसमें आगे जाके कुछ कंडीशन आने वाली है। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल देती है इसमें हम्म, कि रेडिएशन देते हैं, अब जैसे ब्लड कैंसर पेशेंट्स को देते हैं या सॉलिड ट्यूमर पेशेंट को भी देते हैं, तो कैंसर तो किल हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल टिश्यू टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है, जिस जो साइड इफेक्ट मैंने बताया। अच्छा, उससे एक ये है कि क्लिनिक्स में एक मेजर इशू आता है, पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या न्यूट्रोपेनिया जैसी कंडीशन आ जाती है। वो होती है बहुत, वो रैपिड होती है, विद इन 2 वीक्स ऐसी कंडीशंस देखते हैं। कभी कभी वो फेटल भी होती है। इसमें होता क्या है कि प्लेटलेट्स मरने लगती हैं, जो कि प्लेटलेट्स हमारे टारगेट नहीं है, लेकिन वो हम्म, नॉर्मल रक्तल से, बट वो मरने लगती है। हम्म, अगर वो मरेंगी प्लेटलेट्स, तो आपकी कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा, और हम्म। उसके बाद आपकी इंटरनल ब्लीडिंग होगी, वो शायद उस समय डिटेक्ट भी ना हो, और फिर ये फेटल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम कैसे डोज को ऑप्टिमाइज करने के बाद उसको कैसे मिटिगेट करें, उसके साइड इफेक्ट्स को। तो हम कुछ काउंटर मेजर भी यूज करते हैं, सो दैट इससे जो अननेसेसरी नॉर्मल सेल्स अफेक्ट हो रही हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, तो हमारा अच्छा, एम वो होता है। हाँ जी तो ये रेडिएशन के चैलेंजेस और उससे निपटने के तरीके आप बता रही हैं। अच्छा, अब जी हमें आप
हम अब ज्यादा देर किए बिना हमें अपने रैपिड फिंगर स्टिक ब्लड टेस्ट के बारे में बताइए, जिसके बारे में आपके बारे में छपा है और जो आप लोगों ने इजाद किया है मिलके अपनी लैब में, तो वो जी। क्या है? तो रैपिड फिंगर टेस्ट है कि इसमें एक हम ब्लड ड्रॉप लेते हैं, फिंगर्स लाइक पिक करके, फिंगर पिक एक मेथड है, जस्ट पिंच किया एंड देन वी कलेक्ट ब्लड, जस्ट अ सिंगल ड्रॉप। और ये ब्लड में हम इसको हम मिनिमली इन्वेसिव मेथड कहते हैं। उसमें हमने दो माइक्रो आरएनए बेसिकली स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनएज होते हैं। तो तो उस आरएनए जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि जीन्स हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के कंपोनेंट से बनते हैं मेनली, डीएनए और आरएनए। डीएनए का नाम आपने सुना होगा। आरएनए का जिक्र आप शायद बार बार कोरोना वायरस के केस में भी सुन रहे होंगे कि कोरोना वायरस एक आरएनए बेस्ड वायरस है, तो उसी आरएनए का जिक्र मार्शलीन कर रही हैं। जी आप जी। बताइए। हाँ, सो ये आरएनए बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। तो हमारे टेस्ट में हमने छोटे मॉलिक्यूल, जिनको माइक्रो आरएनए कहते हैं, 22 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, उनको डिटेक्ट किया। उसमें हमने कुछ स्पेसिफिक माइक्रो आरएनए, अ सेट ऑफ माइक्रो आरएनए आइडेंटिफाई किया, जिसमें से एक माइक्रो आरएनए 150 रेडियो सेंसिटिव है और माइक्रो आरएनए 23 है जो कि नॉन सेंसिटिव है और नॉन रिस्पॉन्सिव है। सो जब भी रेडिएशन से एक्सपोजर होता है तो ये माइक्रो आरएनए 150 का एक डिप्लीशन काइनेटिक्स अचीव करता है विद मोर डेज, और जबकि माइक्रो आरएनए 23 कंसिस्टेंट रहता है, वहां पे कोई चेंज नहीं आता है। तो हमने माइक्रो आरएनए 150 को 23 से नॉर्मलाइज करके और इसकी काइनेटिक्स स्टडी की हमने। ये स्टडी बेसिकली माइस मॉडल में किए हैं, उनको रेडिएशन दिया, उन्हें सिमुलेट किया एक नेचुरल रेडिएशन एनवायरनमेंट के लिए, और उनके ब्लड में हमने ये सारे टेस्ट किए। और हमने साइड में ह्यूमन पेशेंट से भी सैंपल्स लिए और नॉर्मल हेल्दी वॉलेंटियर से भी लिए थे ब्लड, तो दैट हम माउस की प्रोफाइल को, उस पैटर्न को ह्यूमन में ट्रांसलेट करके देख सकें कि वो पैटर्न सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये बेसिकली ये दो दो माइक्रो आरएनए के एक्सप्रेशन लेवल पे डिफाइंड टेस्ट है। और ये 3 से 4 घंटे, ये क्यूपीसीआर, ये बेसिकली आरटीपीसीआर बेस्ड मेथड है, और ये 3 से 4 घंटे लगते हैं हमें एक टेस्ट रिजल्ट मिलने में। आरटीपीसीआर का जिक्र हमने कोरोना वायरस के केस में भी सुना है, उसकी टेस्टिंग के जी। लिए आरटीपीसीआर का इस्तेमाल होता है। तो जी। यहाँ आरटीपीसीआर का आप कैसे यूज कर रहे हैं, क्या आप हमें यह समझा सकती हैं थोड़ा सा कि हाँ यहाँ आरटीपीसीआर का यूज क्यों करना पड़ रहा है आपको? जी। ये बेसिकली बहुत सिंपल टेस्ट है। आपने ब्लड कलेक्ट किया, आपने उसको, उससे आरएनए एक्सट्रैक्ट किया, हम्म। और उसके बाद हमारे स्पेसिफिक प्रोब्स हैं। हम, हाँ, उससे पहले हम सीडीएनए प्रिपेयर करते हैं। हम्म। इसके बेसिकली उसमें पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है जो हमने पेपर में डिफाइन किया है। और सी डीएनए एक बार हमें मिल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, उस पर हमने स्पेसिफिक प्रोब्स स्टडी किया, माइक्रो 150 23 को, एंड देन उससे हमने एक्सप्रेशन चेक किया। तो ये हमारा ऐसे ऑप्टिमाइज हो गया है। हम अब इसको, अब हम चाह रहे हैं कि हम प्राइमेट्स में भी, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में चेक करें, बिकॉज इट इज मोर क्लोजर टू ह्यूमन। तो हमने, आपने अभी सिर्फ इसकी जो टेस्टिंग है वो चूहों में की है, माइस में, राइट? आज जी चूहों में की है, लेकिन हमने वैलिडेशन भी किए हैं ह्यूमन पेशेंट में, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर पेशेंट्स में, ओके। और हेल्दी वॉलेंटियर्स में भी किए हैं। बट हेल्दी वॉलेंटियर्स को ऑफकोर्स हम रेडिएशन नहीं दे सकते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट मॉडल था ह्यूमन पेशेंट, क्योंकि जिन्हें वहाँ ऑलरेडी रेडिएशन दिया जा रहा है। जी उनको फ्रैक्शनेटेड डोज मिलती है, मतलब रेडिएशन को डायरेक्ट हम टोटल डोज नहीं देते, हम उन्हें फ्रैक्शंस में देते हैं, सो दैट हम नॉर्मल सेल्स की टॉक्सिसिटी को मिटिगेट कर सकें विदाउट टचिंग दोज नॉर्मल सेल्स, हम जस्ट कैंसर सेल्स को वाइप आउट करें। तो अच्छा। ये हमारा जी, तो हमने उनके आपने भी। आपने अभी जो चीजें बताई मतलब वो तो काफी तकनीकी थी, और हमें ये बताइए कि इस ब्लड टेस्ट से जी जी क्या फायदा होगा, मतलब क्या अंदाजा हमें लगता है बेसिकली, हमें स्वस्थ सेल्स में रेडिएशन का अंदाजा लगता है इससे, जो हम जी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या ये टेस्ट उसी के लिए है? जी जी जी। सो ये जो आप हमने बताया कि ये दो माइक्रो आरएनए के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें हाँ। एक माइक्रो आरएनए डिप्लीट होने लगता है, मतलब उसका एक्सप्रेशन पूरा डाउन होने लगता है। हाँ। इस इन दोनों माइक्रो आरएनए के बेस पे हमने एल्गोरिदम्स डिवाइस बनाई, हम्म। और ये फॉर्मूलाज बनाए थे जो हम्म। पेपर में तो उन फॉर्मूला में, एल्गोरिदम में, जब भी आपका जो एक्सप्रेशन लेवल आ रहा है इन माइक्रो आरएनए का, आप उसको इनपुट करते हैं तो आपको डोज, ये एल्गोरिदम उसको डोज में कन्वर्ट कर देता है।
अच्छा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आपको एक्सपोजर है या हम्म। आपको पेशेंट एक्सपोजर नहीं है, ये आप कैसे बताएंगे? तो इस टेस्ट के थ्रू हमें जो पैटर्न मिला है, जो एक्सप्रेशन लेवल, उसमें जो नॉर्मल विदाउट एक्सपोजर हमारी जो डोजेज आती हैं वो माइनस में होंगी, या इट इज क्लोजर टू जीरो, हम्म। 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। हम्म। जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी जिसमें एक्सपोजर है, हम्म। अगर ये टू ग्रे, ग्रे बेसिकली रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस यूनिट है, सो अगर वो 2 ग्रे है या 1 ग्रे है या 3 ग्रे है, तो वो एक्सप्रेशन उस डोज के इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो जाता है इस अच्छा। एल्गोरिदम के लिए। हम्म। तो basically ये एल्गोरिदम प्लस आपका क्यू आर टी पी सी आर मेथड है, एक कंबाइन करके आप डोज एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी ठीक जी है, तो आप लोगों ने एक एल्गोरिदम डिजाइन किया है जो रेडिएशन एक्सपोजर्स को देख के कुछ आपको रिजल्ट डोजेस देता है, और उससे फिर आप अंदाजा लगाते हैं, मैं जहां तक जी समझ पाया। जी जी जी। जी। बेसिकली वो डोजेस हमें मिली जाती हैं, तो अच्छा। हाँ, वो हमें एस्टिमेटेड डोज पता चल जाती हैं। तो, हाँ मार्शलिन, हमें ये बताइए कि कैसे, जैसे इससे इससे पहले कौन सी टेस्ट इस्तेमाल होती होंगी इस सेम चीज के लिए, और जी। हाँ। तो इसमें एक है कि एक वेल नोन टेस्ट है, डीसीए या डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम टेस्ट कहते हैं। इसमें भी ब्लड कलेक्ट किया जाता है, बट देन वहाँ पे हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए ब्लड का। ये हमारा रैपिड टेस्ट जस्ट एक ड्रॉप मांगता है, बट जो दूसरा डीसीए है या अदर सीबीसी एसेज भी है, उसमें हमें ब्लड की, सीबीसी में भी फिंगर स्टिक होता है, बट हमें उसके लिए मल्टीपल टेस्ट करने पड़ते हैं। और डीसीए में है कि एक बार ब्लड वॉल्यूम कलेक्ट हो गया, उसका कल्चर होता है, एक प्रोसेस, एक लंबा चौड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, उसमें आपको एक्सपर्टाइज भी लगती है। और ये 2 से 3 दिन का पूरा, और 72 आवर्स का हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट होता है, इसके बाद ही आपको रिजल्ट मिलता है। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो रिजल्ट्स तो आ जाते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन के जो ये टाइम पीरियड है, ये बहुत क्रिटिकल है। अगर कोई बंदा दो 2 ग्रे एक्सपोज है और वो 2 दिन तक अपने रिजल्ट का वेट करे, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा। जो इस टाइम में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। तो हमारे टेस्ट में क्या है कि तीन 3 से 4 घंटे में अगर उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो हम हम्म। उसका ट्रीटमेंट, या क्लिनिशियन उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई, इसको अभी हमें ट्रांसप्लांट करना है इसके में सेल, या हम इसको कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, दवाइयां दे तो सकते समय बहुत क्रूशियल चीज होती है, और हैं। आपका जो टेस्ट है वो समय कम करने का काम करता है, रैपिड जी, टेस्ट है। रैपिड टेस्ट है जी। और जो डीसीए के मुकाबले वो कम खून भी मांगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब आप समझ लीजिए 4 से 5 ml मिलीलीटर ब्लड के कंपैरिजन में जस्ट एक ड्रॉप चाहिए, और वो हाँ। भी हम पिक कर रहे हैं, हम बीन में भी नहीं कर रहे हैं इंजेक्ट के, हमें वहां से ब्लड चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए नहीं, हमें जस्ट एक ड्रॉप चाहिए। और ये है, और दूसरी बात है, ये बहुत सेंसिटिव ऐसे है, तो इसमें हमने देखा कि मैं जरा सा 1 मिनट आप बार बार ऐसे का जिक्र कर रही हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को यह समझा सकती हैं आसान भाषा में कि ऐसे क्या होता है? हाँ, ऐसे बेसिकली टेस्ट ही है। हम लोग अपने लैंग्वेज में, रिसर्च लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं। अच्छा। जी जी। और भी टेस्ट को जैसे, साइंटिस्ट लोग ऐसे बोलते हैं, तो हाँ, ये हाँ ये सही है, अब टेस्ट। से मैं भी बोलूंगा। चलिए ठीक है। मार्शली, हमें मतलब मुझे यहाँ इसके दो फीचर्स समझ में आए पुराने टेस्ट के मुकाबले, कि ये जल्दी कम समय में होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है समय पे होना, क्योंकि उससे किसी की जान बच सकती है या उसको सही समय पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और दूसरा जी बड़ा फीचर है कि ये कम खून लेता है। ठीक है। जी क्या कोई जी। तीसरा बड़ा फीचर भी है, या यही दो बड़े फीचर्स हैं? इसका और भी एक है, मेन पॉइंट है कि ये रैपिड और इस कम वॉल्यूम के साथ साथ हाईली सेंसिटिव है ये मेथड। ओके। और हमने जो डोजेस अभी तक हमें मिली हैं, उसमें 0.5 ग्रे के डिफरेंस से हम डोजेस को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये जो अभी जैसे हम बता रहे हैं कि एफडीए की गाइडलाइन है, हमारे यूएस एफडीए की गाइडलाइंस है कि अगर किसी को 2 ग्रे या 2 ग्रे लेस है या उससे ऊपर अगर रेडिएशन एक्सपोजर है, तो ये इनकी एक कट ऑफ वैल्यू है 2 ग्रे बेसिकली। तो उसके बेसिस पे वो लोग डिफाइन करते हैं कि अभी से किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट या अटेंशन मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर की डोजेस डीसीए में भी, डीसीए भी बहुत सेंसिटिव मेथड है, बट देन अगर ये कहीं भी डिस्पैरिटी होती है, जैसे आप
आपकी डोज है 2 ग्रे बट हमें मिला ऐसे सिर्फ 1 ग्रे, तो हमारे वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट होता है कि इसके बेस पे हम क्या डिफाइन करें। तो हमारा ये ऐसे तो 0.5 ग्रे को भी डिफरेंशिएट करता है, तो अप टू 3.5 ग्रे हमारा ये ऐसे 0.5 ग्रे के प्लस माइनस में ये डिफरेंशिएट कर सकता है। ग्रे रेडिएशन एक्सपोजर की यूनिट है ना, और जितने ज्यादा ग्रे होंगे, मतलब जैसे 2 ग्रे का जो रेडिएशन एक्सपोजर है वो 1 ग्रे से ज्यादा खतरनाक है, क्या ये सही कहते हैं? जैसे भी जितना इंक्रीज होगा ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। 2 ग्रे पे अभी तक ये देखा गया कि इससे कम पे अगर आते हैं तो नॉजेटिक इफेक्ट्स आते हैं, हेडेक होंगे, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। बट इससे ज्यादा होने लगता है तो आपके हेमेटोपोइटिक सिस्टम, जैसे कि ब्लड सेल्स को बनाने वाला सिस्टम या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी इफेक्ट होते हैं। उसके बाद आपके लंग्स, पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, और ज्यादा खतरे बढ़ते जाते हैं। जी वो डोजेस पे डिपेंड करता है कि कितनी डोजेस से एक्सपोज हुआ है। तो जो पुराना वाला टेस्ट था डीसीए, जिसे मतलब ऑब्वियसली आप अपने टेस्ट को ज्यादा सेंसिटिव कह रही हैं, तो वो इसके मुकाबले कम सेंसिटिव होगा, तो क्या वो 0.5 ग्रे के रेडिएशंस को नहीं पहचान पाता था, या मतलब उसमें क्या कमियां थी? कमी तो नहीं है उसका, सबसे बड़ा मतलब ड्रॉबैक? उससे ड्रॉबैक या उससे, हाँ, क्योंकि हमारा कोई कंपटीशन नहीं, तो ड्रॉबैक हाँ यही है कि वो टाइम टेकिंग है और उसमें काफी मैन पावर भी है। जैसे मैंने बताया कि हाँ। आपको मतलब एक स्किल सेट चाहिए उसको हम्म। करने के। हाँ हाँ। और ये आरटीपीसीआर मेथड आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी अदर डिजीज में भी डायग्नोस्टिक में यूज हो रहा हाँ है। हाँ। ये आपका एक मोलिकुलर नॉलेज होना चाहिए, आपको कैसे पाइपेटिंग करनी है, ये सब बेसिकली। तो आप किसी भी नॉर्मल लैब में जस्ट पीसीआर मशीन है अगर अवेलेबल तो आप कर सकते हैं। आपको एक एक्सपर्टाइज और इस तरह की स्पेसिफिक लैब नहीं चाहिए, सेटअप नहीं चाहिए। अच्छा, तो डीसीए में और ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत पूरा होती है। हाँ। सेटअप हो जी। तो उसमें कल्चर भी करना पड़ता है उससे पहले ब्लड सेल्स को, फिर काउंट अच्छा, करते हैं माइक्रोस्कोप में। सो जैसे मैं एनालॉजी बिठा पा रहा हूँ इसकी, जो हाल ही में कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं, फिर हमने देखा शुरू में कि आरटीपीसीआर का ही इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि इसके लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए और लैब कंडीशंस होनी चाहिए इसके लिए। लेकिन जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है, जी जी दूसरा वाला, इसके मुकाबले वो आसान है, वो कोई भी कर सकता है और उससे जल्दी नतीजे आते हैं। तो इसी सिमिलरली आपका जो टेस्ट है और जो पुराना डीसीए मेथड, मतलब क्या हम उसको उसी लेवल पे देख सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं उसको भी। बेसिकली हमारे टेस्ट का हमारा जो एम है, हमें इसे पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस बनानी है, हाँ। जैसे ऑन फील्ड हम यूज कर सकें। फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके जो टाइम स्पान है 3 से 4 घंटे जो हमने बताया, हम इसको और लिमिट करना चाह रहे हैं, सो दैट हमें उससे भी पहले टेस्ट के रिजल्ट्स मिले। और आरटीपीसीआर ऑलरेडी एक बहुत सेंसिटिव मेथड होता है, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन या किसी भी माइक्रोआरएनए को स्टडी करने, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मेथड। तो हम उस पर करते हैं हमेशा। तो हमारा एम है कि हम इसे ऑन फील्ड यूज कर सके कुछ और वैलिडेशन के बाद। अच्छा, मैं वो प्रोसेस जरा समझना चाहता हूँ कि जब साइंटिस्ट लैब में कुछ कर रहे होते हैं एक टीम बना के, और वो कुछ एक नई चीज इजाद कर लेते हैं, तो जी उसकी शुरुआत कैसे होती है, वो प्रोसेस क्या होता है, और जी जब उन्हें अपने नतीजे मिलने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि भाई हमारी चीज तो काम कर रही है, तो जी जी मतलब वो हमें आप उस प्रोसेस के थ्रू मतलब एक खिड़की दिखा सकती हैं वहां की क्या हो रहा होता है? होता है, नॉर्मल है। एक रिसर्च लैब है, हम लोग बेसिकली सारे कोलिग्स साथ में काम करते हैं हाँ। और हम अपने रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। नो डाउट कि हमें जहाँ एक ब्रेन अच्छा है वहां पे अगर आप 4 ब्रेन और लगा देंगे तो बेटर ही होगा हम्म। रिजल्ट आए। हम अपनी मीटिंग्स करते हैं, हम अपने पहले हाइपोथेसिस तैयार करते हैं कि हमें करना क्या है, फिर हम उसके ऊपर हमारा फिर डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, मल्टीपल राउंड्स। और उसके बाद हमारे जो नतीजे आते हैं उस पर हम डिजाइन करते हैं, हम प्लान करते हैं कि हमें कैसे करना है कि हम अपना टाइम भी वेस्ट ना करें और वो कितना प्रैक्टिकल है, क्या रिजल्ट्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स एक बार हमें मिलने लगते हैं, एक्साइटिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, तो नो डाउट हम शेयर करते हैं और उस पर और डिस्कशन करते हैं कि इसका क्या हम जैसे हिंदी में कहते हैं ना, उसका तात्पर्य क्या निकाले, क्या इन्फेरेंस निकाले। तो उस पे होता है, हमारे सुपीरियर्स हैं जैसे हम सुपरवाइजर कहते हैं उन्हें, उनसे हमारे डिस्कशंस होते हैं, लॉन्ग मीटिंग होती हैं। एंड देन फिर हमारा प्लान यही रहता है कि हम उसको कैसे ट्रांसलेट करें
ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेसिकली, कि अगर आपने, जैसे मैंने कहा, ये ऐसे बनाया है तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए ह्यूमन यूज के लिए। कोई मेडिसिन बनी है तो मेडिसिन सडनली मार्केट में नहीं आती है, उसके सारे फेजेस होते हैं, आपको पता होगा जी। तो प्री क्लिनिकल फेज होता है, क्लिनिकल जी। फेज से पहले में हम सारे लैब टेस्ट करते हैं। तो ये मतलब ये काफी लंबी प्रोसेस है, कई साल लग जाते हैं एक मेडिसिन को लॉन्च करने में, उसके पीछे कितने लोग होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, इतना समय क्यों लगाते हैं हम ये उसके ट्रायल्स में? ट्रायल्स में ये होता है कि आपने कुछ नया एक्सपेरिमेंट कुछ किया, हर बार वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ये तो आप मान के चलिए कि हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है, तो हमें उसके बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ते हैं। हमें शायद हमने सोचा कि हम एक एक्सपेरिमेंट लगा लिया तो ठीक है, कुछ से आएगा, रिजल्ट आएगा, बट नहीं, वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं होता। हम उसको रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हम उसमें सारे एरर्स को रिमूव ना कर दें और इसको ऐसा बनाए कि हाँ, प्री क्लिनिकल से वो क्लिनिकल स्टेज में जा सकता है। तब तक हमें करना ही पड़ता है। और हाँ, बहुत सारे लोग लगते हैं, अकेले इंसान के बस का नहीं है। अच्छा, हमें तो फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि कोई एक बहुत ही गीकी सा बंदा है या लड़की है, तो वो लगा हुआ है अपनी लैब में, खपा हुआ है, वो कुछ कुछ चीजें मिला रहा है एक इक्विपमेंट से दूसरे में, और ब्लैक बोर्ड पर कुछ कुछ लिख रहा है, थीसिस अलग अलग किताबें पढ़ रहा है, और फिर वो एक कंक्लूजन पे आता है कि यस, दिस इज माय डिस्कवरी। तो क्या ऐसा होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन हाँ, ओके। ये कलरफुल दिखाया जाता है कि हाँ, बीकर में ये लाल रंग पीला रंग उबल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन केमिस्ट्री लैब में भी ऐसा नहीं होता है। तो ये बता दो कि बायोलॉजिकल लैब्स अलग होती है, केमिस्ट्री अलग होती है, फिजिक्स अलग। तो हमें आइडिया क्लिक करते हैं और रिजल्ट्स भी आते हैं, हमें कुछ क्लिक करता है, लेकिन हम उस वो हमारे हाइपोथेसिस पे बेस्ड होते हैं और हम उसको मैच करते हैं कि ये कितना सही है। हम उस पर डिस्कशन करते हैं। हम यूरोइका बोलने से पहले उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ, ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो सोचना पड़ता है, उसमें बहुत काम होता है उसके पीछे। हाँ, इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, ब्लड जी। टेस्ट के लिए, तो आप लोग पहले से ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे थे कि हमें एक ऐसा रैपिड ब्लड टेस्ट इजाद करना है इस पर्टिकुलर काम के लिए, या आप लोग कुछ और लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे जिससे आपको कुछ रिजल्ट्स मिले और फिर आपको लगा कि इसका इस्तेमाल तो हम इसमें भी कर सकते हैं? मतलब क्या था कि ऑब्जेक्टिव पहले से था या वो ओवर द वे बना है? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो पहले से ही था हमारा, अच्छा। लेकिन ये कि ये एक लंबी प्रोसेस थी। अभी 2013 से हमारे पीआई ने उन्होंने पेपर पब्लिश किया था कि उन्होंने इन दोनों माइक्रो आरएनए को आइडेंटिफाई किया था। अच्छा। 13 कि 2016 में भी हमने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें इन मॉलिक्यूल्स को हमने प्राइमेट्स में चेक किया। और यहाँ से हमारी 2016 ऑनवर्ड्स फिर हमने, चूंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए थे, अब हमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, जैसे मैंने बताया, चैलेंजेस है कि डोजिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें नॉर्मल टिश्यूज को हमें हार्म नहीं करना है, जस्ट कैंसर को वो करना है, टारगेट करना है। फिर ऑन फील्ड भी अभी आपने देखा होगा कि रेडिएशन, जैसे न्यूक्लियर साइट्स पे भी, रिएक्टर्स में भी कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, और हमें अगर पता चल जाए कि हाँ, इस बंदे को इतना एक्सपोजर है या नहीं है, और इसके लिए हम कुछ ऐसे बना सके जो कि कम समय में हाईली जो सेंसिटिव हो और रैपिड हमें रिजल्ट दे, और जिसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट को प्लान कर सकें। तो ये हमारा मुद्दा, तब से हम 2016 से इसमें लगे हुए थे, और ये मतलब कई सालों का ये बेसिकली आउटपुट है अब जाके। अच्छा, आप अभी न्यूक्लियर रेडिएशन का जिक्र कर रही थी तो मुझे याद आया, मैंने चेरनोबिल देखी है। आपने देखी है चेरनोबिल? जी जी जी। तो वहां एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था और उसमें एक न्यूक्लियर टर्म का, मतलब एक यूनिट का जिक्र बार बार आ रहा था जिसको वो रेडिएशन नापने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। रॉइंट जी। गन बोलते हैं उसे। रॉइंट। ये हाँ, ये डोजीमेट्री में यूज होते हैं इससे। अच्छा। हाँ, रेडिएशन की और भी यूनिट्स हैं, रॉन्जन है, सीवर्ट है, और रेम है। सो ग्रेस, जब हम कहते हैं, जब एब्जॉर्बेंस को डिटेक्ट करना होता है तो उसमें हम ग्रेस यूज करते हैं। तो तो अच्छा, उन्होंने रेडिएशन कितना है ये नापने के लिए अलग यूनिट होता है, और रेडिएशन कितना एब्जॉर्ब तो, हुआ है वो अलग यूनिट होता है? तो उसके लिए वो जैसे मशीन से कितना रेडिएशन रिलीज होना चाहिए किसी भी न्यूक्लियर प्लांट, इसके लिए डोजीमेट्रिस्ट असाइन किए जाते हैं। वो उनके पास स्पेसिफिक स्किल सेट है, या उनको फिजिसिस्ट भी होते हैं। तो ये बेसिकली ये अपने इनके पास
फॉर्मूलाज ये सब होते हैं, तो वो उस डोजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, डिजाइन करते हैं कितना करना है। तो ये न्यूक्लियर साइट्स पे तो यही, रिएक्टर्स में तो ऐसे ही होता है, क्लिनिक्स में भी होता है, डोजेस ऑप्टिमाइज की जाती हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं, एक्सरे डिलीवरी के लिए एक्सरे मशीन्स होती हैं। और हमने यहाँ पे जैसे हमारे पास है गामा रेडिएटर है, एक्सरे है, जिसे हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली लैब में भी। तो इनके लिए डोजिमेट्रिस्ट होते हैं, वो डिवाइस यूज करते हैं। अच्छा, मार्शलिन ये बताइए कि क्या सभी तरह के रेडिएशंस हार्मफुल होते हैं? रेडिएशन हार्मफुल जैसे अभी बताया कि बैकग्राउंड में हर किसी हर सभी लोग एक्सपोज होते हैं, एक बैकग्राउंड रेडिएशन सभी को मिलता है। कॉस्मिक रेज के थ्रू भी आता है, अर्थ पे हिट करता है, या अर्थ के हमारे इंडिजिनस सोर्सेज भी हैं जो मिनरल्स, जैसे कि आपके पोलोनियम हुए, यूरेनियम, सीजियम, कोबाल्ट, इस तरह से ये भी सोर्सेज हैं जो कि रेडिएशन को रिलीज करते हैं। बट एक बैकग्राउंड रेडिएशन हमेशा से ही रहा है अर्थ पे। जैसे लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना, जो विजिबल लाइट हमारे, जो अभी मेरे चेहरे पे पड़ रही है, आपके चेहरे पे। बट ये हार्मफुल नहीं है। हाँ। अभी हमारे में कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं आने वाले, ना कोई म्यूटेशन होगा, ना कोई इस टाइप से कुछ भी हमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। बेसिकली हार्मफुल तब होता है जबकि ये हाई फ्रिक्वेंसी या आयनाइजिंग रेडिएशन और उसकी भी क्वांटिटी जब बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल से, बैकग्राउंड रेडिएशन से कहीं ज्यादा, फिर ये हार्मफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता है कि एक साल में एक इंसान 0.3433 मिली सीवर्ट एब्जॉर्ब कर लेता है अपने इन्वायरमेंट से ही, बट इट्स नॉट हार्मफुल। ऐसे चेस्ट एक्सरे होता है तो उसमें 0.1 मिली सीवर्ट मिलता है, बट देन इट्स नॉट हार्मफुल। तो एक बैकग्राउंड एक्सपोजर सभी का होता रहता है। तो एक क्षमता होती है कि वो हम ले सकते हैं और एक पर्टिकुलर के आगे हम नहीं ले सकते हैं, तो वो हार्मफुल होता है। एक बाउंड्री होती है रेडिएशंस में भी, नॉट ऑल रेडिएशंस आर बैड। यस। ठीक है, तो हमें अपनी फील्ड के बारे में सबसे लल्लन टॉप चीज आपको क्या लगती है कि यार ये बहुत मस्त चीज है, ये सबको पता होनी चाहिए? अपनी फील्ड के बारे में या साइंस के बारे में कुछ भी आप बता सकती हैं। जैसे मेरी फील्ड में मुझे सबसे एक्साइटिंग लगता है कि अभी मैं रेडिएशन को स्टडी कर रही हूँ और यही गोल कर रही हूँ कि इसको कैसे ह्यूमन के लिए हम लोग इसको मोर एप्लीकेबल बनाए या ट्रांसलेट करें। दूसरा मुझे सबसे एक्साइटिंग लगता है कि हम अभी स्पेस रेडिएशन की बात करते हैं, नासा है या हमारा इसरो है और भी वर्ल्ड के जितने भी स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर सर्विसेज, वो ऐसे मिशन आजकल आपने सुने होंगे बहुत सारे जा रहे हैं, मार्स मिशन, ल्यूनर मिशन। तो अभी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनका रेडिएशन एक्सपोजर रिस्क कहीं ज्यादा है हमसे। हम अर्थ पे बैठे, हमें ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, बट देन वो के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो बाहर निकल, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं सन रेज के या आपके तो कॉस्मिक रेज के। तो मुझे ये एक्साइटिंग लगता है कि हम उनको, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टडी भी काफी हद तक रिलेटेड है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए कि उनका भी रीड आउट हम लेके प्रपोज कर सके कि हाँ, इनको कैसे रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाया जा सके। तो जैसे मार्स पे, मतलब मेरे ख्याल से तो कोई ओजोन लेयर जैसी चीज नहीं है, तो वहाँ रेडिएशन एक्सपोजर ठीक ठाक होगा, अच्छा खासा होगा। तो जब मार्स पे ह्यूमन कॉलोनी बनेगी, अगर कभी भविष्य में बनती है, तो उसमें आप लोगों का काम बहुत अहम होगा। काम अहम होगा, पता नहीं हम लोग होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये काम जितने फील्ड के लोगों, जी, इस फील्ड के जितने भी लोग हैं, मैं सभी का नाम लूंगी कि सभी के कंट्रीब्यूशन से फाइनली कुछ अच्छा ही होगा, सभी का इनपुट रहेगा। और हाँ, ये सब लोग कोलैबोरेट, मतलब सब लोग उसी डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं कि हम आगे जाके अगर हमें कॉलोनी डेवलप करनी है तो हम कैसे उन्हें रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकें। जी मार्शलिन, हमें ये बताइए हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया देने के लिए कि अगर मान लीजिए किसी को रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में करियर परस्यू करना है, या फॉर दैट पर्पस ऑन्कोलॉजी में या रेडिएशन में, तो वो कैसे क्या कर सकता है? जैसे क्या आप हमें अपनी जर्नी बता सकती हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या हैं, और आप कहाँ कैसे करके वहां तक पहुंची हैं? तो हाँ, तो मैं तो बेसिकली मैं तो लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से? जी। और हाँ, मेरी पढ़ाई मैं हॉस्टल में रही हूँ स्कूल के बाद। फिर मैंने बीएससी किया था कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। उसके बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी की है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। और फिर मैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गई थी अपने पीएचडी के लिए बायोकेमिस्ट्री में।
वहाँ मैंने बायोकेमिस्ट्री में आपने पीएचडी की है? जी, और मेरा स्पेशलाइजेशन था फाइलेरियल डिजीज, जिसे हाथी पाँव या फील्ड पाँव कहते होंगे अच्छा कॉमन। अच्छा। जी जी। तो मेरी रिसर्च तो उस पे थी, एक ये पैरासिटिक किस डिजीज। साल की बात है? आपने बीएचयू आप कब गई हैं पीएचडी के लिए? काफी समय हो गया, मैंने 2010 में पास आउट किया था वहां से पीएचडी फाइनल। हाँ, और उसके बाद से फिर मैं मूव कर गई बाहर में। तो और फिर मेरा, हाँ, पर फर्स्ट पोस्ट डॉक था वो पेरिस में इंस्टीट्यूट गुस्ताव रोसे से किया था। ये कैंसर पीएचडी के इंस्टीट्यूट। बाद आपने बायोकेमिस्ट्री में बीएचयू से पीएचडी की, उसके बाद आप पहला पोस्ट डॉक करने के लिए पेरिस गई? जी जी। जी तो बताइए। ये आपका, हाँ, जैसे अभी आप किसी को परस्यू करना है, रिसर्च लाइन में आना है, तो उसको अभी तो ये मैं बोलूंगी कि अपने सब्जेक्ट्स को पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले, स्कूल टाइम पे, इनफैक्ट बहुत पहले से। उसके अंदर एक पैशन तो होना चाहिए, मुझे ये लगता है कि एक एक खोजी स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि बाय नेचर हम ह्यूमंस क्यूरियस ही होते हैं, हमें हमें मजा आता है इस चीजों को ढूंढने में, सर्च करने में कि क्या सके। तो उसको आइडेंटिफाई करें अपने सब्जेक्ट को कि कोर सब्जेक्ट क्या है, किसमें उसका इंटरेस्ट है। उसके बाद ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। अभी तो मतलब पीएचडी तो अभी शायद मैंने सुना है कि जस्ट एमएससी बीएससी की जरूरत नहीं है, और भी कोर्सेज के बाद की जा सकती है, और रिसर्च लाइन में बेसिकली एंटर कर सकते हैं। और इसके लिए इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट्स, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनफैक्ट काफी रिनाउंड है, वर्ल्ड रिनाउंड है। आईआईएससी बेंगलोर फॉर एग्जांपल, तो आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। जी जी, वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो वहाँ भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, वो कंबाइंड इंटीग्रेटेड कोर्स भी देते हैं, मास्टर्स प्लस पीएचडी। तो तरह के कोर्सेज हैं। हाँ, इसके लिए ये है कि एंट्री पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपको सीएसआईआर एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, फेलोशिप चाहिए, क्योंकि आप बिना पॉकेट मनी फेलोशिप के आप नहीं कर सकते पीएचडी, ये डिफिकल्ट होगा। और इसके बाद जैसे ही आपने अपनी पीएचडी भी एक बहुत विग्रस प्रोसेस है, बहुत कुछ लर्न करते हैं, आपके अंदर बहुत पेशेंस आ जाता है, चीज़ों से डील करना सीख जाते हैं। उसके बाद फिर आप पीएचडी हुई, आपको उसके आगे कंटिन्यू करना है रिसर्च लाइन में, तो आप पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस कीजिए, चाहे इंडिया से। अभी इंडिया में बहुत अच्छे रिसर्च हो रही है, मैं अपने कोलीग से सुनती हूँ, फ्रेंड से, और नहीं तो आप बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हर कंट्री का अपना एक अलग, जैसे यूरोपियन सिस्टम में अलग चैनल्स हैं, यूएस के अलग चैनल्स हैं, और जर्मनी फॉर एग्जांपल अपनी डैट फेलोशिप देती है, तो उसके थ्रू आप एंटर कर सकते हैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में। एंड मैरी क्यूरी रिसर्च फेलोशिप भी होती हैं, और भी बहुत सारी हैं, ब्रिटेन के अपने अलग schools। तो इस तरह से एक बार आप पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में आ गए, फिर आप अपना रिसर्च करियर, वहां से आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पीएचडी को अभी भी माना जाता है कि वो एक पढ़ाई है, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको डिग्री। जी। अच्छा, आप ये तो उनके लिए है जिन्हें बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है और जो इसमें करियर परस्यू करना चाहते हैं। कुछ नॉर्मल लोग जो मेरे जैसे हैं, जिन्हें अब इसमें इंटरेस्ट आ गया ये सुनने के बाद, तो आप कुछ, या ऐसे भी आप कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कुछ फिल्मों के, किताबों के, पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री, गेम, कुछ भी आप बता सकती हैं फॉर फन। मैं, हाँ, मूवीज का मैं बता सकती हूँ कि आप, जैसे हॉलीवुड की बहुत सारी अच्छी मूवीज हैं साइंस हाँ। फिक्शन, उनकी साइंस फिक्शन भी काफी हद तक बहुत रियल से होते हैं, काफी सोचा जाता है उनमें। तो मुझे तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक मूवीज तो बहुत पसंद है। लाइक मेरी एक फेवरेट मूवी है कॉन्टेक्ट। ये कॉन्टैक्ट। पुरानी, जी जी, जूडी फॉस्टर की, आई थिंक, हाँ। तो एक पुरानी मूवी है, इस पे उसने दिखाया कि कैसे उसने टाइम ट्रेवल किया, और जाके कहीं और जाके अपने फादर को मिलती है। तो ये मूवी मुझे बहुत पसंद है। एक है लूसी करके, उसका भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। और बाकी जो कुछ ज्यादा थोड़ी सी रियलिस्टिक लगती है, ऐसा है कि मतलब कुछ हो सकता है उसमें भी, तो जुरासिक पार्क है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, बट मुझे कॉन्सेप्ट पसंद है। मैं बेसिकली उसके मूवीज के कॉन्सेप्ट पे जाती हूँ, एक्टर एक्ट्रेस इस पे नहीं, कहानी अच्छी होनी चाहिए, और कितना आपको सोचने पे वो करती है कि प्रमोट, कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो आप जब रेडिएशन और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में पढ़ रही हैं, और जी आपकी फील्ड से जुड़ी कुछ कुछ चीजें कुछ फिल्मों में आपको दिख जाती होंगी, सपोज लूसी में शायद आपको कुछ दिख गया हो, तो क्या मतलब क्या ये मूवी के एक्सपीरियंस को एनरिच करता है? क्या आपको ज्यादा मजा आता है, कि आपको अगर वो चीज नहीं पता होती तो शायद थोड़ा कमतर रह जाता उसका एक्सपीरियंस?
हाँ, ये मजा तो आता है। अभी जैसे चेरनोबिल की बात की, तो हाँ ये सीरीज बहुत ही अच्छी है। हाँ मूवी भी है, बट मूवी अलग ही थी। हाँ जो सीरीज है उसमें उन्होंने काफी रियलिस्टिक दिखाया कि हाँ यही हुआ था, हाँ। एज उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। तो मैं चूंकि इसी फील्ड में हूँ, तो मैं ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ उसमें। मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे वो लोग एक्सपोज हुए थे उस टाइम में, उनको ट्रीटमेंट मिला ही नहीं प्रॉपर, और जितने डॉक्यूमेंटेड डेथ हैं एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा थी। तो ये सब चीजें और कितनी रेडिएशन, क्या क्या वहाँ पे था, एक्सपोजर क्या था उस पूरे एनवायरनमेंट में, तो मैं उसे रिलेट कर सकती हूँ काफी हद तक। जिस तरह के रेडिएशन सिंड्रोम्स उनमें आए थे, कुछ लोगों का तो दिखाए भी थे कि कैसे उनकी बॉडी बर्न हो रही है उसमें, पेशेंट्स की। तो वो मैं रिलेट कर सकती हूँ कि हाँ ये चीजें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ होता है ये, बहुत हद जी। तक। तो या तो मजा तो अ, आता है। जी। हमें भी आपसे बात करके बहुत मजा आया और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नए टेस्ट को इजाद करने के लिए। और जी। जी। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, आगे भी आपको साइंस वाला में नए लोगों से मिलाते रहेंगे। मैं आयुष जी। हूँ, ये मार्शलीन है। देखने थैंक यू के लिए सो बहुत बहुत शुक्रिया।